Please like and subscribe my channel Josna Classes. स्टूडेंट्स, आप सार्वजनिक ऋण के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके उद्देश्य पढ़ चुके हैं, उसका महत्व पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको सार्वजनिक ऋण के लाभ के बारे में बताऊंगी। ठीक है, सार्वजनिक ऋण के लाभ के बारे में हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें पहला शीर्षक है हमारा धनोत्पत्ति में वृद्धि। मतलब जो भी हमारी इनकम होती है, जो भी हमारे पास धन होता है, उसमें क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है जब हम सार्वजनिक ऋण लेते हैं। ठीक है, आगे समझेंगे। सार्वजनिक ऋण से देश की पूंजी अधिक उत्पादक हो जाती है। ठीक है, उत्पादक मतलब देश में जो भी धन है वो अधिक से अधिक उत्पादन, अधिक से अधिक प्रोडक्शन करने लग जाता है। ठीक है, इससे देश के उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, इंकरेजमेंट मिलता है और उत्पादन बढ़ता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। हमारी जो भी राष्ट्रीय आय जो पहले थी उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे देश के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाएगी। जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो नागरिकों का जीवन अपने आप स्तर अपने आप बढ़ जाएगा। सेकंड टॉपिक है आर्थिक विकास संभव। इससे आर्थिक विकास क्या हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। जो राष्ट्र अविकसित अथवा अल्प विकसित है, मतलब जो विकसित नहीं हुए, ठीक है, वे सार्वजनिक ऋणों के द्वारा आर्थिक विकास करने में सक्षम हो जाते हैं। मतलब उनका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो जाता है। किसके द्वारा, सार्वजनिक ऋण। थर्ड, प्राकृतिक आपदाओं का सामना। मतलब जो भी प्राकृतिक आपदाएं हमारे देश में आती हैं, ठीक है, जैसे कि बाढ़, ठीक है, बाढ़ आ सकती है हमारे यहाँ। और जैसे अभी आप लॉकडाउन, कोरोना वायरस को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, इन सब का सामना गवर्नमेंट किससे करती है, ऋण लेके। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं को दूर करने के लिए सरकार इन्हीं का सहारा लेकर उसका सामना करती है। इतना सारा पैसा कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास, तो ये सब सार्वजनिक ऋण के द्वारा आता है। ठीक है, ये लाभ है। नंबर चौथा टॉपिक है हमारा सार्वजनिक कार्य व आर्थिक उन्नति। जो भी सार्वजनिक कार्य है उसमें क्या हो जाती है, उन्नति हो जाती है। सार्वजनिक ऋणों की सहायता से सार्वजनिक कार्य तथा योजनाएं जैसे जल विद्युत, सड़कें, नहरें, पुल, रेलें आदि कार्यान्वित की जा सकती हैं। आपको पता है अभी मेट्रो, आपको पता है विदेश की सहायता से लग रही है। मतलब मेट्रो ट्रेन का जो हमारा लागू हुआ है वो हमारे देश की टेक्नोलॉजी नहीं है, बाहर की सहायता से हम उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है, ऋण के जरिए। ठीक है, की जा सकती है। और देश में सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति होती है। देश की आर्थिक उन्नति भी होती है और सामाजिक डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, अगला क्या है, युद्ध संचालन। वर्तमान युद्ध बहुत ही खर्चीले हो गए हैं। युद्ध संचालन में ऐसे ऋणों को लेकर ही संभव हो सकता है। अब इस टाइम युद्ध का मतलब होता है कि आप इस टाइम कोई भी युद्ध वैसा वाला नहीं होता है जो आप समझ रहे हो, नॉर्मल वार। ठीक है, इस टाइम क्या होता है कि एक देश का दूसरे देश से आगे निकलना। ठीक है, सबसे बड़ी ये बात है कि आपका देश दूसरे देश से कैसे आगे निकल सकता है। इस वीडियो की तो रेड लगेगी। मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप बस लास्ट टाइम सही से स्टार्ट करो। बस यहाँ से पढ़ा सकती हो। संभव हो सकता है, बता सकती हो आप शायद। विनिमय के सुरक्षा। फिर से आ रही है, ये वीडियो बेकार है पक्का। पूरी रेड लग गई। कुछ रेड नहीं लगी, पढ़ाओ ना। पढ़ा तो रही हूँ, छींक दोबारा आई तो फिर आएगी तो फिर रुक जाना थोड़ी देर। नहीं आती मैं, छींक है तो आप ज़्यादा समझाओ मत, पढ़ाओ। ठीक है, ज़्यादा समझा दिया इसमें। अगला टॉपिक है नंबर 6, विनियोग के सुरक्षित स्रोत। ठीक है, विनियोग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सार्वजनिक ऋण देश व विदेश के विनियोजकों की पूंजी विनियोग के लिए लाभप्रद व सुरक्षित स्रोत प्रदान करती है। मतलब जो भी देश और विदेश के विनियोजक हैं, जो भी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या देश के जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पूंजी विनियोग मतलब धन का इन्वेस्टमेंट, वो ऋणों की सहायता से अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है पारस्परिक सद्भावना। ठीक है, आपस में क्या होता है, उनका जो मतलब संबंध है वो अच्छे होते हैं। ठीक है, देश में सार्वजनिक ऋण द्वारा ज्ञान का प्रसार होता है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में जब ऋण के पैसों का प्रयोग होगा तो ज्ञान का प्रसार होगा। साधनों व सामान का समुचित वितरण होता है। मतलब जो भी साधन है, साधन से यहाँ पर आशय है, ठीक है, परिवहन और जो भी हमें प्राप्त हो रहे हैं साधन, एक जगह से दूसरी जगह जाने का सामान, कोई भी वस्तुकरण हो सकता है। ठीक है, इसमें समुचित वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अलग अलग बांटा जा सकता है सब में सही तरीके से।
इस कारण पारस्परिक सद्भावना एवं सहयोग बढ़ता है, मतलब आपस में क्या होता है, उनका तालमेल बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्या है टॉपिक, भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन आप समझ सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रतिकूल संतुलन कभी कभी ऋण लेने के पक्ष में बनाया जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपना भुगतान संतुलन करने के लिए ऋण लेना पड़ता है, मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार से कभी कभी जब हमें घाटा या मतलब लाभ होता है या कभी भी घाटा होता है तो हम उसको ऋण के जरिए से बैलेंस करते हैं। ठीक है, पूरा करते हैं। ऋणों से हानियां, ठीक है, हानियों से मतलब है कि जो भी हमारे डिसएडवांटेज हैं, ठीक है, पब्लिक डेबिट्स की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देश के इसमें टॉपिक है हमारा देश के साधनों का शोषण। शोषण का मतलब हुआ, मतलब जो भी इसमें हम वो पढ़ेंगे कि सार्वजनिक ऋण लेने से हमारे देश को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, क्या क्या हानियां होती हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। हानियों का मतलब सीधी भाषा में समझ सकते हैं नुकसान। ठीक है, तो नंबर पहला टॉपिक है हमारा देश के साधनों का शोषण। जो भी साधन होते हैं, ठीक है, कोई भी साधन हो सकता है हमारे देश के, मैंने आपको बताया उत्पत्ति के साधन जो भी होते हैं वो सब साधन के अंतर्गत कराते हैं। ठीक है, सार्वजनिक ऋण लेते समय ऐसी कड़ी शर्तें लगा दी जाती हैं जिन उद्योगों के लिए ऋण का उपयोग किया जाएगा उन पर ऋणदाता राष्ट्र का आंशिक स्वामित्व रहेगा। ठीक है, उन पर ऋणदाता राष्ट्र का आंशिक स्वामित्व रहेगा, मतलब थोड़ा सा उसका मतलब मालिकाना हक रहेगा। ठीक है, इससे एक और देश के साधनों का ऋणदाता राष्ट्र के हित में शोषण होने लगता है। ठीक है, और दूसरी ओर देश का बहुत साधन ब्याज के रूप में विदेशों को चला जाता है। ठीक है, फलतः देश में पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, पूरे हमारे देश के जितने भी साधन है उनका क्या हो गया, शोषण हो गया, लेकिन हमारे देश को कोई भी लाभ नहीं हुआ। ठीक है, नंबर 2 है अपव्यय की प्रकृति। सार्वजनिक ऋणों द्वारा धन की आवश्यकता की पूर्ति कर लेने से सरकारी व्यय अपव्यय प्रवृत्ति को बल मिलता है। अपव्यय का मतलब समझते हो, फिजूल खर्ची, एक्स्ट्रा बजट। ठीक है, अपव्यय का मतलब वही होता है, मतलब फालतू चीजों में किया गया खर्च। ठीक है, सार्वजनिक ऋणों के द्वारा इसमें क्या मिलती है, बढ़ोतरी होती है। ठीक है, अगला क्या है नंबर 3, स्वतंत्रता को खोने का भय। मतलब जो भी उनकी फ्रीडम थी उसको क्या हो जाता है, वो लोग लॉस कर देते हैं, खो देते हैं। ठीक है, विदेशी ऋण के कारण राजनीतिक क्षेत्र में ऋणी देश प्राय अपनी स्वतंत्रता खो बैठता, मतलब जिस देश ने दूसरे देश से उधार लिया होता है वह अपनी स्वतंत्रता, मतलब वो अपनी स्वतंत्रता से कोई काम नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि वो किसी का उधार लेकर अपना खर्च चला रहा है। ठीक है, क्योंकि ऋणदाता देश अपने नागरिकों की पूंजी की रक्षा करने के लिए ऋणी देश की नीति में हस्तक्षेप करने लगता है। अब जैसे आपने सपोज हम मान लेते हैं हमारे पड़ोसी देश, ठीक है, जापान से हमने ऋण लिया है, तो अगर हमारे देश में कोई नई नीति लॉन्च होती है जिसमें बहुत सारा धन लग रहा है तो जापान कहेगा कि पहले हमारा ऋण चुकाओ। ठीक है, वो हस्तक्षेप करेगा आपके उन कार्यों में। ठीक है, वो कहेगा कि पहले हमारा ऋण चुकाओ बाद में अपना कार्य करना। ठीक है, या वो ये कहेगा इसमें कम पैसा लगाओ बाकी का आधा पैसा मेरा ऋण चुकाने में लगाओ। ठीक है, वो हस्तक्षेप का मतलब है कि आप दूसरे के कार्य में अपने टांग अड़ा सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आप समझो। ठीक है, इन कारणों से राजनीतिक मतभेद, मतलब जो उनसे हमारे संबंध थे जिस वजह से उन्होंने ऋण दिया था वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और युद्ध संकट, कभी कभी इसके नतीजे क्या होते हैं, फाइनल इसका डिसीजन आता है युद्ध। आपस में इतने संबंध खराब हो जाते हैं कि उसका केवल युद्ध ही उपाय बचता है। ठीक है, अगला टॉपिक है आर्थिक कमजोरियों को छुपाने में सफलता। जब सरकार को आसानी से रुपया मिल जाता है तब यह भय उत्पन्न हो जाता है कि सरकार अधिक ऋण न ले ले। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी सरकार इतना ऋण ले लेती है कि वह सीमा पार कर लेने पर राज्य की अर्थव्यवस्था इतनी दोषपूर्ण हो जाती है कि फिर इसका उपचार नहीं रह जाता, सरकार को दिवालिया हो जाने का भय उपलब्ध होता है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि कोई देश इतने कर्ज में डूब गया है कि वह अपना कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम समझते हैं ये टॉपिक। अभी आपने सार्वजनिक ऋण और कर दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, टैक्स के बारे में भी आप डीप पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, और सार्वजनिक ऋण के बारे में अब पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, मतलब जनता पे टैक्स लगा के इनकम जो भी आय के स्रोत है सरकार के, ठीक है, जनता पे टैक्स लगाना ज्यादा अच्छा है या फिर किसी पड़ोसी देश से उधार लेना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इन दोनों में हम तय करेंगे, इसके आगे डिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा बेस्ट है सरकार की आय का साधन। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले टॉपिक से समझेंगे, ऋण की अपेक्षा कर श्रेष्ठ है। इसमें हम क्या बोलेंगे कि ऋण की अपेक्षा कर श्रेष्ठ है। ठीक है, क्योंकि नंबर 1 पहला पॉइंट है इसमें कर आवश्यक व्यय को रोकता है। ठीक है, कर आवश्यक व्यय को रोकते हैं। ठीक है,
प्रगतिशील कर आय की असमानता को कम करता है। अब प्रगतिशील कर लगा दिया तो आय की असमानता कम हो जाती है, ठीक है। नंबर 3, करों का भुगतान अनिवार्य है। अब देखो आपको पता है कि कर भरना, टैक्स भरना हमारा क्या है, एक अनिवार्य भुगतान है। हमेशा हमने ऐड में भी देखा है कि आपको अपना रिटर्न भरना चाहिए, टैक्स भरना चाहिए, जो एक कंपलसरी, ठीक है। जो लोग टैक्स नहीं भरते हैं एंड में क्या हो जाता है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है, ठीक है। तो ऋण की तरह ऐच्छिक नहीं। अब ऋण क्या है, वो हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, हम ले या ना ले, ठीक है, या हम ऋण दे या ना दे। करों को आपको लौटाने का दायित्व तो नहीं होता। अब कर क्या है, हमने जो कमाया है उसी पे टैक्स लग रहा है, या हम जो भी चीजों का यूज कर रहे हैं, जैसे बिक्री कर में एक साबुन का यूज कर रहे हैं तो साबुन को हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो साबुन के साथ जो बिक्री कर ऐड हुआ है उसको हमने पहले ही पे कर दिया है, ठीक है। तो करों को क्या कहते हैं, कर क्या होता है, हमें उसको लौटाना नहीं है, वो हम गवर्नमेंट को दे चुके हैं, गवर्नमेंट हमें वापस नहीं करेगी, ठीक है। उसको वो हमारे ऊपर खर्च करेगी हमारे लाभकारी कार्यों में। ये आपको टैक्स के चैप्टर में आपको अच्छी तरीके से पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अतः कर आय का स्रोत उत्तम है। आप इससे ये सिद्ध होता है कि टैक्स लगाना ही सरकार की आय का स्रोत क्या है, उत्तम है, ठीक है, ऋण लेना नहीं। अब हम दूसरे पक्ष में देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कर की अपेक्षा ऋण श्रेष्ठ है। इसमें क्या है, किस चीज को श्रेष्ठता दी जाएगी, ऋण को, यानी उधार को, ठीक है। इसमें क्या है, क्योंकि आवश्यकता पड़ते ही प्राप्त किया जा सकता है। अब टैक्स क्या है, आपका मन आएगा तो आप पूरा, जैसे अभी 2020 चल रहा है तो आप जनवरी से आपका टैक्स लग रहा है, आपका मन आएगा कि पूरे साल में भर सकते हैं, वहां पे ऑप्शन होता है, तो आप सारे का सारा टैक्स कब भरोगे, दिसंबर में जाके। लेकिन अगर गवर्नमेंट को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल किसी भी महीने में जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगी, तो वो उधार लेगी, ठीक है। ये कभी भी प्राप्त हो जाता है। नंबर 2, उत्पादक योजनाओं से ऋण व ब्याज लौटाया जा सकता है। अब उत्पादक योजना है, जैसे कि आप मान लो कोई भी अगर जैसे आप बुलेट ट्रेन का आप समझ, जब बुलेट ट्रेन चल जाएगी तो उसके लिए हमने क्या लिया, ऋण लिया। तो जब बुलेट ट्रेन चलेगी तो उसके लिए जो लोग टिकट्स खरीदेंगे उसका यूज करेंगे तो उससे इनकम होगी सरकार की और वो उस पैसे को वापस लौटा देगा, ठीक है। नंबर 3, ऋण असीमित मात्रा में लिए जा सकते हैं। ऋण का कोई भी लिमिट नहीं होती, आप कितना लाख, करोड़, 10 करोड़ कितना भी उधार ले सकते हो, क्योंकि लौटाना है आपको तो आपको वो कोई भी कितना भी दे सकता है, ठीक है। अगला क्या है, ऋण का लाभ सीधी भावी पीढ़ी को मिलता है, मतलब आने वाली पीढ़ी को। ऋण जिस चीज के लिए लिया जाता है आगे चल के जनता उसका उपयोग करती है, जो उसे सरलता से लौटा सकती है। अब क्या है, भावी पीढ़ी क्या होती है, जैसे आज की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी आज की पीढ़ी से ज्यादा समझदार, ज्यादा उत्पादन करने वाली, हर चीज में अच्छी होगी वो, ठीक है, तो वो आसानी से लौटा देगी ना। अगला टॉपिक है, अगला मतलब पॉइंट है, ऋण देते समय जनता को कष्ट नहीं होता। अब आपको पता है जब हम उधार लेंगे तो कष्ट क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो तो हमें वापस करना है, तो किसी को भी इसमें कष्ट नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसमें ये देख लेते हैं, सार्वजनिक ऋण एवं कर परस्पर पूरक है, ठीक है। हम ये समझ, पूरक का मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए, कंबाइन, ठीक है। वास्तव में सार्वजनिक ऋण और कर विरोधी ना होकर एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। एंड में कंक्लूजन यही निकल रहा है, क्योंकि कुछ दशाओं में ऋण अच्छे होते हैं, जब हमें जल्दी पैसा चाहिए होता है तो ऋण अच्छे होते हैं, तो कुछ में कर सफल कालीन व्ययों की पूंजीगत खर्चों की पूर्ति ऋणों द्वारा की करनी चाहिए। मतलब कुछ जगहों पे कर अच्छे होते हैं, कुछ जगहों पे ऋण अच्छे होते हैं। चालू व्यय तथा सामाजिक कल्याण की योजनाओं वित्तीय करारोपण द्वारा पूरा किया। अब आपको पता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो आप एक साल टैक्स वसूल कर लो, अगले साल उनको कल्याणकारी योजनाओं में लगा दो, ठीक है। तो उसके लिए क्या सही होता है, करारोपण, ठीक है। जहां तक आर्थिक विकास के वित्त प्रबंध का प्रश्न है, इसकी पूर्ति कर व ऋण दोनों ही द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है। जहां तक हमारा आर्थिक विकास है, वित्त प्रबंधन है, इसको हम कैसे समझेंगे, कहने का मतलब है यहाँ पे कर की भी जरूरत होती है और ऋण की भी जरूरत होती है, ठीक है। इसका देखो निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष हम समझ लेते हैं, ठीक है। निष्कर्ष में ये है कि उपयुक्त जो भी विवरण मैंने समझाया है, इस विवरण से यह स्पष्ट है कि समय व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कर व ऋण दोनों ही सहायता से अपना व्यय करना चाहिए। अब हमारी 20वीं शताब्दी चल रही है, इसमें ऋण लेकर व्यय करने का चलन ज्यादा बढ़ गया, मतलब इसको ज्यादा अच्छा माना जाए, परंतु ऐसा करना उपयुक्त नहीं होगा, ठीक है। अतः ऋण लिए तो जाने अवश्य चाहिए, किंतु एक सीमा में, उसकी सीमा से बढ़कर नहीं लिए जाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।